कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल मैच को देखते हैं। उस मैच में मिंजून नाम का एक लड़का खेल रहा था। उनकी टीम हार रही थी और मैच में सिर्फ 44 सेकंड बाकी थे। तो कोच ने जूनहो नाम के लड़के से कहा कि बॉल छीन कर जल्दी से मिंजून को पास करना, क्योंकि वो उनकी टीम का सबसे बेस्ट शूटर था। सभी लड़के इस प्लान को फॉलो करने लग गए और जल्द ही मिंजून ने 2 पॉइंट्स बना लिए। लेकिन तभी उसका ध्यान लोगों की भीड़ में एक जलते हुए आदमी पर गया। गेम जारी रही। जूनहो ने फिर से मिंजून को बॉल दी और मिंजून ने आखिरी सेकंड में बॉल फेंक दी। लेकिन तभी अचानक वो जलता हुआ आदमी फिर से उसके सामने आ गया। वो अपना काला हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ठीक उसी वक्त पर बॉल भी बास्केट में चली गई और उनकी टीम मुकाबला जीत गई। खुशी के मारे मिंजून को उसकी टीम वालों ने घेर लिया, लेकिन डरा हुआ मिंजून जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भागा और उसने अपना लॉकर खोलते वक्त अपने हाथ पर खड़े होते रोंगटों को महसूस किया। वो सारा सामान बाहर फेंकने लगा और आखिर में उसके हाथ में एक अजीब सी चीज लगी। तभी एक आवाज ने उसका नाम धीरे से फुसफुसाया और डर के मारे मिंजून एक केटल बेल ढूंढने लग गया। उसी वक्त वो जलता हुआ आदमी भी वहां पर आ गया। अब मिंजून उससे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसने उस चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। उसने अपने टीममेट्स को अंदर आते देखा तो चैन की सांस ली। बाद में नहाते वक्त मिंजून ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने नीचे देखा तो राख जैसा कुछ दिखा। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो जलते हुए आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपना हाथ उसके गले के अंदर डाल दिया, जिससे मिंजून के शरीर में भी आग लग गई। जब उसकी टीममेट्स ने उसकी चीखें सुनी तो सभी बाथरूम की तरफ दौड़े और उन्होंने मिंजून को जलता हुआ देखा। 6 महीने बाद हम सोयोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कजिन के साथ शिफ्ट हो गई। वो खिड़की की दीवार पर बैठकर स्केच बना रही थी, लेकिन तभी अचानक वो अपनी ख्यालों में खोने लग गई। वो जमीन को इस कदर घूरने लगी जैसे अंधेरे की तरह काले ख्याल उसके दिमाग में घुसने लगे हों। लेकिन तभी उसका कजिन भाई ह्यूनवू उसे होश में ले आया और कहा कि मैं तेरा सामान सेट करने में मदद कर देता हूँ। बाद में स्कूल पहुंचकर ह्यूनवू सोयोंग को स्कूल दिखाने लगा। तभी उसकी नज़र एरिन नाम की एक लड़की पर गई। सोयोंग को एक लॉकर दिया गया जिसके ऊपर हॉर्स लिखा था। तभी ह्यूनवू ने बताया कि ये तो मिंजून का निकनेम हुआ करता था। फिर जूनहो और उसके टीममेट्स ने सोयोंग को घेर लिया। वो कहने लगे कि मिंजून की इज्जत करते हुए इस लॉकर को यूज मत करो। लेकिन तभी ग्रेना नाम की एक लड़की बीच में आई। वो कहने लगी कि ये स्कूल बहुत पुराना है, इस हिसाब से जिनके भी लॉकर यहाँ पर थे वो सब लोग मर चुके हैं। कोई सेंस है इस बात की? सोयोंग को देखकर ह्यूनवू उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर बेचारा नाकामयाब रहा। ठीक उसी समय जूनहो को पता चला कि सोयोंग स्कूल में नई आई है। वो कहने लगा कि मैंने तो अफवाह सुनी थी कि तुम नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आई हो। अपने बाप को मार दिया था ना तूने। तभी एरिन ने उसे रोक दिया कि ये सब बकवास मत करो, मगर जूनहो फिर भी सोयोंग का मजाक उड़ाता रहा। इस बात से गुस्सा होकर सोयोंग ने उसके गोटों के ऊपर जबरदस्त लात दे मारी। तभी मिस्टर क्रेवन हॉलवे वहां पहुंच गए और उन्होंने गुस्से में आकर सोयोंग, जूनहो, ग्रेना और ह्यूनवू को कॉलेज से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया। जब एरिन ने सोयोंग का बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी कुछ दिनों के लिए एक्सपेल कर दिया गया। फिर जब सब लोग चले गए तो एरिन ने सोयोंग से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सोयोंग ने कह दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एरिन के जाने के बाद सोयोंग ने लॉकर खोला और उसे मिंजून की बहुत सी चीजें मिली, जिनमें वो रहस्यमयी चीज भी थी जो उसने तोड़ डाली थी। एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर सोयोंग ने उसे खोलने का फैसला किया और उसके अंदर से एक सीटी निकली। सोयोंग उसे बजाने ही वाली थी कि तभी घंटी बज गई और वो अपनी क्लास के लिए निकल पड़ी। दोपहर में सोयोंग क्लास के लिए लेट पहुंची। जब उसने अपना बैग टेबल पर रखा तो सीटी बैग से बाहर निकल गई। जूनहो को लगा कि शायद ये स्मोक करने वाली पाइप है और उसने क्रेविन को बता दिया। वहीं क्रेविन ने विसल को ध्यान से देखा और कहने लगा कि ये किसी तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, और उसने नीचे लिखे हुए अक्षरों को देखकर ये पता लगाने की कोशिश की कि ये है क्या। क्रेविन ने जब इन अजीब से अक्षरों को पढ़ा तो ग्रेना उन्हें इंटरनेट पर सर्च करने लगी, जिससे पता चला कि इसका मतलब है मरे हुए को वापस बुलाना। उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए क्रेविन ने कहा कि मैं इस सीटी को अपने पास रखता हूँ। साथ ही उसने ये भी बताया कि सोयोंग को ये स्कूल के लॉकर में मिली थी। उसने सभी स्टूडेंट्स को जल्दी जाने को कहा और साथ ही एक ऐसे लिखने का काम भी दे दिया। बच्चों के जाने के बाद क्रेविन ने ऑनलाइन और सीटी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि ये सीटी तो बहुत महंगी है। इसीलिए उसने विसल को बेचने का प्लान बनाया। लेकिन तभी उसे अपना नाम फुसफुसाती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसे सीटी को बजाने के लिए मजबूर किया।
क्रेविन ने वैसा ही किया और तभी खिड़की में दरार पड़ गई, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने सीटी को वापस रख दिया। लेकिन क्लासरूम से निकलने से पहले ही उसने ऑनलाइन सीटी को बेचने वाली डील डन कर दी। वहीं बाहर ग्रेना ने सबको बाद में मिलने के लिए कहा। फिर जब बाकी सब चले गए तो ह्यूनवू ने सोयंग से कहा कि तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन सोयंग इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। उस वक्त ह्यूनवू को याद आया कि वो कुछ भूल गया है और वो जल्दी से क्लासरूम की तरफ वापस भागा। वहां उसे क्रेविन का लैपटॉप खुला मिला, जिसमें वो वेबसाइट पर सीटी की प्राइस देख रहा था, और तभी उसे एक आइडिया मिल गया। इसी बीच सोयंग के पास नोआ आया, जो अपने धर्म को फैलाने का काम करता था। नोआ ने सोयंग को चर्च आने का न्योता दिया और साथ ही वो उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करने लगा। जब वो नहीं मानी तो वो फ्री सैंपल भी दे रहा था। लेकिन उसी वक्त ह्यूनवू वापस आ गया और उसने नोआ से कहा कि मेरी बहन से दूर हो जाओ। लेकिन नोआ ने उसे लड़ाई में आसानी से हरा दिया, उसे कार पर दे मारा और फिर एक चाकू निकालकर खुद को भगवान का भेजा हुआ आदमी बताने लगा। और फिर सोयंग को कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो ना तो मैं कभी भी आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नोआ के जाते ही ह्यूनवू ने सोयंग को बताया कि ये आदमी अपनी चर्च में आने वाले बच्चों को नशा बेचता है और 1 साल पहले एक बच्चा ओवरडोज की वजह से मर भी गया था। शाम के वक्त क्रेवन को पता चला कि डब्बे के अंदर से विसिल गायब है। उसने सीटी को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसने आवाज़ सुनी और सोचा कि शायद ये सफाई वाला होगा। लेकिन जब वो बाहर गया तो उसे अंधेरे में एक अजीब सी आकृति नजर आई। अचानक क्रेवन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो डर गया, लेकिन वो सच में सफाई वाला था। तब तक वो रहस्यमयी आकृति गायब हो चुकी थी। इसीलिए क्रेवन ने सोचा कि शायद ये बस मेरा वहम होगा। फिर वो क्लासरूम में वापस आया और उसने नोटिस किया कि उसे अपनी सांसें दिख रही हैं। फिर वो जैसे मुड़ा तो उसे एक डरावना शैतान दिखा, जिसके मुंह से अजीब सा खून निकल रहा था। इस डरावने इंसान ने क्रेवन को दोनों हाथों से पकड़कर उसके फेफड़ों को दबा दिया जब तक कि वो मर नहीं गया। तभी वो सफाई वाला भी दरवाजे के पास से गुजरा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। वहीं क्रेवन के मुंह से खून निकलने लग गया। देखते ही देखते क्रेवन भी बिल्कुल शैतान के रूप में बदल गया और नीचे गिर पड़ा। सोयांग के घर पर पता चला कि ह्यूनवू ने विसल को चुरा लिया था। तभी सोयांग ने उनके साथ मज़े करने से मना कर दिया। तभी सोयांग ने कहा कि मैं बस आराम करूंगी, तुम लोग मज़े करो ना। लेकिन एरिन को घूरने से वो खुद को रोक नहीं पाई, जो उस वक्त डायबिटीज़ का इंजेक्शन अपनी टांग में लगा रही थी। सोयांग का भाई टिम जिन उनकी पार्टी में झांकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्होंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। जब सोयांग ने सबको बताया कि अब मुझे जाना चाहिए, तो एरिन उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त जूनहो ने ग्रेना को डेयर दिया कि उस सीटी को बजाओ, और जैसी उसने सीटी बजाई तो सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि एक दर्दनाक आवाज़ कुछ सेकंडों तक गूंजती रही। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो जूनहो सब कुछ चुप रहने के लिए कहने लगा, क्योंकि उसे कुछ और सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही बाकी सब भी गौर से सुनने लगे तो जूनहो ने आवाज़ निकाली। खैर, फिर सोयांग वहां से चली गई तो एरिन भी उसके पीछे भागी ताकि उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट कर सके। उसने सोयांग से कहा कि अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब सोयांग ने हाँ कह दिया तो एरिन वहां से चली गई। फिर सोयांग ह्यूनवो से पूछने लगी कि एरिन लड़कों को पसंद करती है या लड़कियों को, लेकिन ह्यूनवो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। घर पहुंचकर सोयांग एरिन को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन क्या करें ये समझ नहीं आ रहा था। उसे अपना कोई भी आइडिया बढ़िया नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसने अपनी खिड़की के बाहर पेड़ पर किसी को खड़ा देखा और वो डरने लगी। लेकिन तभी ह्यूनवो के अचानक कमरे में आने से वो चौंक गई। फिर जब उसने दोबारा पेड़ की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी वक्त एक डरावने हाथ ने उसे छुआ और उसने मुड़कर देखा तो वहां टिम जिन खड़ा था। ग्रेना ने सोचा कि टिम जिन इतना दूर है, वो उसे कैसे छू सकता है। अगली सुबह प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को असेंबली के लिए इकट्ठा किया और क्रेवन की मौत की जानकारी दी। क्रेवन की मौत का कारण लंग कैंसर को बताया गया। तभी एरिन ने अपने आगे बैठी एक लड़की को कांपते हुए देखा और उसकी गर्दन अचानक टूट गई। फिर वो लड़की अपना सर घुमाकर डरावना चेहरा दिखाने लगी, वो भी एरिन का नाम फुसफुसाते हुए। उस वक्त ग्रीना ने वो सीटी सोयांग को दे दी और एरिन अपने भ्रम से बाहर निकल गई। अब वो डरावनी लड़की गायब हो चुकी थी। क्लास के बाद एरिन और सोयांग मिंजुन के घर पर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मिंजुन के परिवार को उसकी वो सीटी वापस चाहिए होगी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो तो पहले ही खुला हुआ था। लड़कियां अंदर गईं और पुराना म्यूजिक सुनते सुनते घर में रखी हुई पुरानी और कीमती चीज़ों को देखने लग गईं।
अचानक मिंजुन की दादी आईवी उनके पीछे आ गई। वो बिना हाय हेलो के उन पर गुस्सा करने लगी। उसका मानना था कि वो दुनिया भर में घूमी थी पुरानी चीजें हासिल करने के लिए। उसने अलग अलग सभ्यताओं की पढ़ाई की, ये जानने के लिए कि लोग मौत के साथ सौदा कैसे करते हैं। एक टेबल पर बहुत सारी दवाइयों की बॉटल्स थीं। जब सोयंग ने उसे वो सीटी देने की कोशिश की, ये कहकर कि मुझे ये मिंजुन के लॉकर में मिली थी, लेकिन आईवी कहने लगी कि अब ये तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें मिली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मुझे और मिंजुन को मिली थी। कई सालों पहले मुझे ये सीटी ग्वाटेमाला की एक तंग गली में मिली थी। तब से अब तक इस मनहूस सीटी ने मेरी बेटी, मेरे दामाद और अब मेरे पोते को भी मार दिया। इस पर लिखे निशान का सही मतलब है अपनी मौत को बुलाना। जब कोई पैदा होता है उसकी मौत भी साथ ही पैदा होती है, लेकिन वो आती है अपने वक्त पर। लेकिन अगर कोई भी इस सीटी को सुन ले तो उसकी मौत बहुत जल्दी आ जाती है और फिर कोई लंबा जीता नहीं है। फिर आईवी ने वो सीटी वापस सोयंग को दे दी और कहा कि तुम्हें इसे लेना ही नहीं चाहिए था। फिर शाम को लड़कियां हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जा पहुंची। एरिन मानती है कि मिंजुन की मौत अजीब थी क्योंकि वो लिटरली नहाते हुए जला था, पर फिर भी इस घटना को गैस लीक का नाम दे दिया गया। फाइल चेक करने पर पता चला कि उसे तो पहचाना भी उसके दांतों से गया था क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा जल गया था। उसी वक्त कोई कमरे में आ गया और लड़कियां अलमारियों के पीछे छुप गईं। तभी मिंजुन की रिपोर्ट्स गिर गईं और सोयंग ने उनमें से एक उठा ली और पढ़ा कि शरीर की हड्डियों की बनावट के हिसाब से वो 45 से 50 साल की उम्र का था। इससे ये साफ हो गया कि आईवी की कहानी में कुछ तो बात थी। इसका मतलब था कि मिंजुन की मौत लगभग 48 साल की उम्र में गैस लीक से होने वाली थी और क्रेवन को बाद में कैंसर होना था। ये बात अब लड़कियों को दूसरों को भी बतानी थी, इसीलिए वो एम्प्लॉय के दूसरे पेपर देखने से पहले ही चुपके से निकल गई। हार्वेस्ट फेस्टिवल में सभी लोग अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। तभी यूनवू ने ग्रीना को ढूंढा और आखिरकार उसे बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ग्रीना ने उसे बड़े प्यार से मना करते हुए उसके गाल पर किस कर दिया और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। जूनहो यूनवू के कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाने लगा और हमारे बेचारे दिल टूटे आशिक यूनवू ने शराब पीना शुरू कर दिया। जब एरिन और सोयोंग वहां पर आई तो नोआ ने उन्हें तंग करने की कोशिश की और उन्हें अजीब अजीब नामों से पुकारने लगा, लेकिन तभी एरिन ने उसके गोटों पर जोरदार लात दे मारी और बदले में नोआ ने अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन सोयोंग ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे चाकू छीन लिया। फिर सोयोंग ने उसकी नाक पर चाकू रख दिया और उसे बचाने का जिक्र करने लगी, जो ओवरडोज से मर गया था। लेकिन नोआ कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं बता। ये सुनकर सोयोंग ने उसकी नाक काट दी और फिर चाकू को फेंक दिया। इसी दौरान जूनहो और ग्रेना एक भूल भुलैया में अलग अलग हो गए, जहां उन्हें बार बार कॉस्ट्यूम्स पहने हुए लोग डरा रहे थे। जूनहो ने लकड़ी का एक गोल बोर्ड ढूंढा और उसे घुमा दिया। इसका रिजल्ट आया कि तुम अपनी किस्मत खुद तय करते हो। तभी भूल भुलैया में ग्रेना एकदम हैरान रह गई जब उसने एक बूढ़ी औरत को करिश्माई रोशनी से घिरा हुआ देखा। जब उस बूढ़ी औरत ने उसका नाम लिया तो ग्रेना डर के मारे वहां से चली गई, लेकिन फिर उसे वही बूढ़ी औरत दोबारा मिल गई। ग्रेना तुरंत भागी और उसने जूनहो को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन जूनहो को लगा कि उसे कोई कॉस्ट्यूम पहन के डरा रहा है। अचानक बूढ़ी औरत ने ग्रेना को डराकर नीचे गिरा दिया, जिससे उसका फोन भी गिर गया। ग्रेना ने एक फावड़ा उठा लिया। तभी बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाकर उसके पीछे की तरफ इशारा किया और जब ग्रेना ने मुड़कर देखा तो वही औरत उसके पीछे खड़ी नजर आई। फिर उसने चीखते हुए औरत पर हमला कर दिया और दोनों जमीन पर गिर गए। जब ग्रेना ने होश संभाला तो अपने खून बहते हुए माथे को छुआ और उसे समझ आया कि उसे भी वही भावड़े वाली चोट लगी है जो बूढ़ी औरत को लगी थी। तब बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी और अपने शरीर को मोड़कर खड़ी हो गई। उसने ग्रेना का पीछा करना शुरू कर दिया। ग्रेना जितना तेज हो सके उतना तेज भागने लगी। उधर जूनहो भी परेशान होने लगा क्योंकि ग्रेना फोन का जवाब नहीं दे रही थी। फिर जूनहो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। ग्रेना और भी घबरा गई जब वो एक बंद रास्ते में फंस गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसे दीवार में एक छुपी हुई गुफा मिल गई और वो रेंगते हुए वहां घुस गई। लेकिन बूढ़ी औरत जल्द ही उसके पीछे आ गई और वो ग्रेना की टांग पकड़कर अपनी डरावनी उंगलियां उसके पैर में घुसाने लगी। फिर उसने अपना हाथ ग्रेना के गले में डाल दिया, जिससे उसका शरीर बदलने लगा। ग्रेना ने खुद को छुड़ा लिया
और आगे बढ़ती रही जब तक कि वो भूल भुलैया के बीच में नहीं पहुंच गई। लेकिन बदकिस्मती से वो बूढ़ी औरत लाइट के खंभे पर दिखाई दी और ग्रेना को बदलने के लिए बूढ़ी औरत ने उसे किस कर दिया। लेकिन जब तक जूनहो वहां पहुंचा तब तक ग्रेना तो झुर्रियों से भरा हुआ एक बूढ़ा शरीर बन चुकी थी। बाद में स्कूल जिम के अंदर जूनहो ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो बॉडी ग्रेना की थी। तभी लड़कियों ने आइवी की कही हुई बात बताई और वो दोनों मानती हैं कि उन्हें मौत करीब आती हुई महसूस हुई थी। जूनहो अभी भी ये मान नहीं रहा था। तभी यूनहो ने उसे याद दिलाया कि ग्रेना को सीटी बजाने के लिए तुमने ही डेयर किया था, तो इस हिसाब से उसकी मौत की वजह भी तुम ही हो। गुस्से में जूनहो ने उसे धक्का दे दिया और साथ ही जो वो ग्रेना से प्यार करता था उसका मजाक उड़ाने लगा, जिस वजह से यूनहो दुखी होकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद नशे में चूर जूनहो अपने कमरे में खिड़की के रास्ते से घुस गया। जब उसने शीशे में देखा तो उसे एक आदमी नजर आया जिसके शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे। वो बौखलाकर पीछे हटा तो गलती से उसे कमरे में रखा लैंप टूट गया। तभी वो मेन लाइट ऑन करने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो गया। तभी जूनहो के माँ बाप दरवाज़ा खटखटाने लगे कि कैसी आवाज़ थी ये। इस पर जूनहो ने कह दिया कि मैं बस सपना देख रहा था। तभी गुस्से में उसके पिता उसे पीने और नशे में गाड़ी चलाने के लिए डांटने लगे। वो कहने लगे कि एक दिन तेरी यही हरकतें तुझे मार डालेंगी। इस दौरान सोयंग के घर पर उसने एरन को बताया कि 1 साल पहले मैंने ओवरडोज कर लिया था। मेरे पापा मुझे अपनी कार में हड़बड़ी में हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि पापा की जगह अगर मैं ही खत्म हो जाती तो ठीक था। तभी एरन ने उसे तसल्ली देते हुए किस कर दिया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गई। छत पर ह्यूनवू बारिश में बैठा ग्रेना के बारे में सोचने लगा। अचानक उसने अपने हाथों में और टेडी बियर पर खून लगा देखा और फिर एक बॉडी को कुचल देने वाली मशीन के अंदर जाते हुए। लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में हुआ था। अगले दिन ह्यूनवू और लड़कियां आइवी से मिलने गईं जो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसने बताया कि अगर इस आफत को रोकना है तो उन्हें अपनी मौत किसी और को ट्रांसफ़र करनी होगी। अपने खून से उन पर निशान बनाकर जब सोयंग ने शीशे में देखा तो उसने अपनी मौत को अपने बिल्कुल पीछे खड़ा देखा, जिसके हाथ में एक हथियार भी था। जैसे ही वो गायब हुई, आइवी बिस्तर पर मर गई। इसके बाद तीनों सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। ह्यूनवू अपनी मौत को आगे पास करना चाहता है, लेकिन एरन की नज़रों में ये खून था और वो इसके खिलाफ हो गई। वो इस बात पर झगड़ने लगे और ह्यूनवू अकेला वहां से चला गया। घर पर जूनहो ने ग्रेना की मौत की न्यूज़ देखी और उसने टीवी बंद कर दिया। उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्रेना मर गई है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और एक डरावना हाथ कमरे में झांकने लगा। जूनहो ने दरवाजे पर कुर्सी फेंक कर मारी, जिससे उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ गए। जूनहो ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो अंदर ना आ सके। फिर अचानक उसके कमरे की चीज़ें अपने आप हिलने लगी और जूनहो की मौत ने बाहर आकर उसका सर पकड़ लिया। अब उसका शरीर किसी कार हादसे की तरह हिलने लगा। सारे जख्म धीरे धीरे उसके शरीर में दिखने लगे। उसकी हड्डियां टूटने लगी और शरीर के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। जब तक उसके पेरेंट्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए, तब तक जूनहो जमीन पर गिरा हुआ एक लाश बन चुका था। इसी दौरान सोयंग और एरन ह्यूनवू को उसके कमरे में ढूंढने आ गई, लेकिन वो वहां पर नहीं था। उन्हें कमरे में उसकी तस्वीरें मिली जहां वो स्टील की फैक्ट्री में काम करता था और एक कॉमिक बुक जिसमें एक हीरो एक बुरे इंसान को मार रहा था जो शायद एक सुराग था। चर्च के अंदर ह्यूनवू ने नोआह को बच्चों को अलविदा कहते हुए देखा। फिर जब सभी लोग चले गए तो ह्यूनवू चर्च के अंदर घुस गया और वो भी अपने हाथ में बंदूक लेकर। सबसे पहले उसने गमले को गोली से उड़ा दिया ताकि नोआह को दिखा सके कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी अचानक चर्च की बेल बजी और ह्यूनवू का ध्यान भटक गया। तभी नोआह उस पर झपट पड़ा और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ह्यूनवू नीचे गिर गया और नोआह ने उसकी बंदूक अपने हाथों में ले ली, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करने लगा तो बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। ये देखकर ह्यूनवू ने एक ट्रे नोआह को मारी ताकि उसे बेहोश कर सके। बाद में जब नोआह होश में आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया, वो भी एक स्टील की फैक्ट्री में। इसके बाद ह्यूनवू ने अपनी जेब से ड्रग्स निकाले और नोआह को उन्हें निगलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर ह्यूनवू ने अपने हाथ से थोड़ा खून निकाला और दूसरे हाथ से सीटी को बाहर निकाल लिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब ह्यूनवू नोआह पर खून से निशान बनाने लगा तभी लड़कियां उसे रोकने के लिए पहुंच गई, लेकिन उसने उन पर बंदूक तानकर उन्हें पीछे हटने को कहा। नोआह रहम की भीख मांगने लगा और साथ ही लड़कियां भी कहने लगीं कि मत करो ऐसा,
इतना सब सुनने के बाद ह्यूनवू ने अपना हाथ वापस खींच लिया। तभी ह्यूनवू कहने लगा कि हर किसी को एक बार तो मरना होता है, और इस बात को सुनकर सोयंग को एक आइडिया आया। उसी वक्त ह्यूनवू को अपना नाम सुनाई दिया और उसके घायल हाथ को एक अनजान ताकत ने खींच लिया। उसके हाथ से बंदूक भी गिर गई। लड़कियों ने उसे बचाने की कोशिश में उसे पकड़ लिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसका शरीर टूटने लग गया, जैसे उसे मशीन में मरना था। जब उसके शरीर का आधा हिस्सा ही बचा तो उसके चीथड़े उड़ गए। ये देखकर नोआ तो बेहोश हो गया। अपने भाई की इतनी घिनौनी मौत देखकर सोयंग भी बहुत ज्यादा डर गई और एरिन को उसे संभालना पड़ा। उसने उसे याद दिलाया कि तुझे एक आइडिया आया था ना, वो क्या है। अब लड़कियां जल्दी से एरिन की कार की तरफ दौड़कर हॉस्पिटल पहुंची। तभी सोयंग ने अपना प्लान समझाना शुरू किया। इंसुलिन का इस्तेमाल करके, जो कि ब्लड शुगर को रोकता है, वो दिल को रोक सकते हैं, और फिर एक दूसरा इंजेक्शन देकर हम एक दूसरे को वापस जिंदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल मरने जैसा ही होगा, लेकिन शायद ये तरीका हमारी मौत को हमसे दूर कर दे। वो दोनों सारा सामान बिल्डिंग के अंदर ले आईं, जहां सोयंग अपनी मौत को अपना इंतजार करते हुए देखती है। फैक्ट्री के सामान का इस्तेमाल करके लड़कियों ने सारी तैयारियां कर लीं और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। सोयंग पहले एरिन को बचाना चाहती थी, लेकिन एरिन ने उसे हैरान कर दिया उसके बाजू में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर, जिससे सोयंग को समझ आ गया कि उसकी मौत इसी पल को दिखाती है। सोयंग का शरीर बर्फ की तरह ठंडे पानी के टब में गिर गया और एरिन ने उसे वहां रखा जब तक उसके दिल की धड़कन रुक नहीं गई। जैसे ही वो मरने लगी, सोयंग ने मन ही मन अपने परिवार से माफ़ी मांगी। फिर एरिन ने सोयंग को बाहर निकाला और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करने लग गई। सोयंग लगभग जाग गई, लेकिन उसकी मौत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो उसे मरा हुआ ही रखना चाहती थी। मजबूर होकर एरिन ने सीपीआर करना शुरू कर दिया, लेकिन मौत ने सोयंग को कसकर पकड़ रखा था। उसी वक्त नोआ होश में आ गया और वो कुर्सी से खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो गया। बंदूक उठाने के बाद वो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने लगा। तभी एरिन की मौत भी सामने आ गई। उसकी मौत उसी लड़की के रूप में आ गई जिसे उसने असेंबली में दौरान वो सीटी निकालकर बजाई थी।